नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे की दुर्गति। आज सरला जी कोने में पत्थर की बुत बने बैठी थी। जैसे ही उन्होंने नजरें उठाई, अपने कमरे में पति की तस्वीर पर लगे हार ने सरला जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। बुढ़ापे में अकेलेपन की पीड़ा कितनी असहनीय और हृदय विदारक होती है, सोचते सोचते सरला जी का दिल दर्द से भर उठा था। आंखों से बार बार आंसू छलक रहे थे। उनके पति से जुड़ी सभी चीजों को समेटकर अलमारी में रख दिया गया था। उनकी हंसी से गुलजार कमरा आज एकदम शांत हो गया था। यह सन्नाटा सरला जी को काटने को दौड़ रहा था। सरला जी के पति कैलाश जी का निधन हुए लगभग 12 दिन बीत चुके थे। उनके क्रियाक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी रिश्तेदार जा चुके थे। ऐसा नहीं था कि वह बिल्कुल अकेली थी। सरला जी के 2 बेटे और बहुएं हैं। बड़े बेटे जगदीश का अपना कारोबार है और बड़ी बहू रागिनी एक गृहिणी है जो अपने घर गृहस्थी संभालती है। उनका छोटा बेटा नीतीश और उसकी पत्नी सिया गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक साथ काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उनके बाद उन्होंने अपने घर वालों की रजामंदी से शादी भी कर ली। उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। सरला जी अपने बड़े बेटे जगदीश के पास रहती थी। वे बीपी और डायबिटीज की मरीज थी। अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिस कारण वह ज्यादा उठ और चल नहीं पाती थी। जब तक उनके पति जीवित थे, वे उनके खाने पीने से लेकर दवाइयों तक का पूरा ध्यान रखते थे। उन्हें जरा सी भी असुविधा नहीं होने देते थे। लेकिन पति की अचानक मृत्यु से सरला जी का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। पिता के क्रियाक्रम के बाद उनके छोटे बेटे जगदीश और उनकी पत्नी सिया को नौकरी पर जाना जरूरी था, इसलिए वे दोनों वापस चले गए। नीतीश और सिया सरला जी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन सरला जी की बड़ी बहू उसी समय मुस्कुराते हुए बोली, अरे देवरानी जी, आप लोग तो नौकरी पर चले जाएंगे, माँ जी तो अकेले वहाँ परेशान हो जाएगी। माँ जी को यहीं रहने दीजिए, हम उनका बड़े अच्छे से ध्यान रख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हर दिन बीतने के साथ अब सरला जी पहले से भी ज्यादा बीमार रहने लगी थी। लेकिन उनके बड़े बेटे और बड़ी बहू को तो जैसे उनसे कोई सरोकार ही नहीं था। वे अपनी जिंदगी में ही मस्त थे, लेकिन वे माँ को अपने पास इसलिए रखना चाहते थे ताकि वे हर महीने आने वाली अपने पिता की पेंशन हासिल कर सकें। दरअसल कैलाश जी एक सरकारी कर्मचारी थे, जिसके चलते रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जो कि मृत्यु के बाद अब उनकी पत्नी सरला जी को मिलती है। इसके अतिरिक्त नीतीश भी हर महीने गुड़गांव से माँ के खर्चों के लिए अच्छी खासी रकम भेजा करता था, जिसे दोनों पति पत्नी हर महीने कोई ना कोई बहाना बनाकर हड़प ही लेते थे। एक दिन सरला जी ने अपने बड़े बेटे जगदीश को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक बार मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो जगदीश गुस्से में कहने लगा, माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप खुद ही चले जाओ। तो सरला जी ने निराशा भरे स्वर में कहा, बेटा, तुझे तो पता ही है मेरी हालत के बारे में। इस बढ़ती उम्र में और कमजोरी के कारण कहीं पर भी चक्कर खाकर गिर पड़ती हूँ। अब शरीर में पहले जैसी जान ना रही। तब जगदीश बात को टालते हुए बोला, माँ, एक काम कीजिए, आप नीतीश को फोन करके उससे पैसे मंगवा लीजिए। जब वह पैसे भेज देगा तो मैं आपको ले चलूंगा। अपने बेटे की यह बात सुनकर सरला जी हैरान रह गई और बोली, बेटा, अभी तो हर महीने तुम्हारे बाबूजी की पेंशन आती है और तुम भी कमाते हो, फिर भी तुम्हारे पास मेरी दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं हैं। सरला जी की यह बात सुनकर उनकी बड़ी बहू रागिनी बोली, कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे के पैसों पर नजर रखती हैं। महामारी फैलने के कारण हमारा पूरा काम धंधा चौपट हो गया है और देवर जी तो अपनी नौकरी में खूब कमाई कर रहे हैं, अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। आपका बाकी का खर्च तो हम उठा ही रहे हैं। अगर थोड़े पैसे देवर जी दे देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ठीक है। बहू की बातें सुनकर हिचकते हुए सरला जी ने अपने छोटे बेटे नीतीश से बात करने की सोची।
और वैसे भी इसके अलावा उनके पास और कोई चारा भी न था। बहू, ला मेरी बात करा दे नीतीश से, सरला जी ने कहा तो रागिनी ने मन ही मन मुस्कुराते हुए फोन मिलाकर सरला जी को पकड़ा दिया। जैसे ही नीतीश ने फोन उठाया, सरला जी दबी हुई आवाज में बोली, हेलो बेटा नीतीश। अरे माँ आप, प्रणाम, कैसी हो आप? बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो सोचा डॉक्टर के पास चली जाऊं। अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है और आप अभी तक सोच ही रही हैं। नहीं बेटा, वह बात यह है कि मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। अरे माँ, तो पहले बता दिया होता। ठीक है, मैं अभी भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। आप तुरंत पैसे निकलवा कर सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यह कहकर नीतीश ने फ़ोन रख दिया और अपने बड़े भाई के अकाउंट में तुरंत 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा दिए। थोड़ी देर में जगदीश के पास पैसे ट्रांसफ़र होने का मैसेज भी आ गया। तब सरला जी बोली, बेटा आ गए पैसे? अगर पैसे आ गए हों तो चल मुझे डॉक्टर के पास ले चल। हाँ माँ, पैसे तो आ गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। थोड़ी देर में लेकर जाऊंगा, वो मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। ऐसा कहते हुए जगदीश उसी समय घर से बाहर चला गया। सरला जी मायूस होकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गई और अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। बेचारी करती भी क्या। जब काफी देर तक वह नहीं आया तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू रागिनी से कहा, बहू तुम ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत तेज बुखार है, ऊपर से पूरा बदन भी दर्द कर रहा है। कितनी देर हो गई, जगदीश तो अभी तक आया नहीं। उसी समय बड़ी बहू झल्लाते हुई बोली, माँ जी आपको तो और कोई काम है नहीं, घड़ी घड़ी अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। आज यहाँ दर्द तो कल वहाँ दर्द, आप कभी ठीक भी रहती हैं। अरे अब बुढ़ापा है, यह सब तो चलता ही रहेगा। अब हम सारा दिन आपकी सेवा में तो नहीं लगे रहेंगे, हमें और भी काम होते हैं। बहुआ मैंने जगदीश से कहा था, लेकिन वह बाहर चला गया। तभी रागिनी हाथ को हवा में लहराते हुए तेज स्वर में कहने लगी, तो मैं क्या करूं? बाहर चले गए तो मैं अपने घर का काम संभालूं या आपको डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? चुपचाप पड़ी रहो और अपने बेटे के आने का इंतजार करो। बार बार एक ही बात बोलकर मेरा दिमाग मत खराब करो। सरला जी अपनी बहू की बात सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेटी हुई अपनी हालत पर आंसू बहाने लगी। और बेचारी करती भी क्या, खटिया पर पड़ी पड़ी बुखार में कर्राती रही। इंतजार करते करते सरला जी थक चुकी थी, लेकिन जगदीश रात के 11 बजे घर आया और वह भी शराब पीकर। अंदर आते ही वह अपने कमरे में चला गया। उसने एक बार भी अपनी माँ को देखना उचित तक नहीं समझा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर सरला जी समझ गई कि उसका बेटा नशे की हालत में है। वह चुपचाप यूं ही पड़ी रही। ऐसी हालत में उनसे कहती भी तो क्या कहती, लेकिन उसके शरीर में बहुत ज़्यादा जकड़न महसूस हो रही थी। तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। बिना दवाई और खाने के वह अपने बिस्तर पर अधमरी हालत में पड़ी हुई कराह रही थी, परंतु किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। उधर गुड़गांव में नीतीश और उसकी पत्नी सिया को भी घर लौटते लौटते देर हो गई थी। तभी नीतीश को अपनी माँ की याद आई और बोला, मैं भी कितना नालायक बेटा हूँ, काम में इतना ज़्यादा ही बिजी हो गया था कि माँ का हालचाल भी न पूछ सका। आज माँ की तबीयत खराब थी। तभी सिया बड़ी सहनशीलता से बोली, कोई बात नहीं नीतीश, तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी को अभी फ़ोन करके उनका हालचाल पूछ लेती हूँ। फिर नीतीश बोला, नहीं नहीं रहने दो, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, माँ सो गई होगी, वैसे भी उनकी तबीयत खराब है और कल तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें महाराष्ट्र जाना ही है। फ़ोन नहीं करते, माँ को अचानक जाकर सरप्राइज़ दे देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं, सिया ने कहा। तो दोनों जल्दी से घर पहुँचे और जो भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था खाकर अपनी पैकिंग करने लगे। सुबह की फ्लाइट से वह जल्दी ही महाराष्ट्र पहुंच गए और टैक्सी करके सीधे घर पहुंच गए। डोरबेल बजते ही जगदीश ने गेट खोला, लेकिन जैसे ही गेट खोला
तो अपने भाई और उसकी पत्नी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे नीतीश तू! तभी नीतीश मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई के गले लग गया। वे तीनों अंदर आए, लेकिन रागिनी को कोई खबर ही नहीं थी। वे अपने कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। नीतीश और सिया अपनी माँ के कमरे में गए। से ही नीतीश और सिया माँ के कमरे में जाने लगे। जगदीश मौका पाकर अपने कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी रागिनी को जगाने लगा। अरे रागिनी उठो, देखो नीतीश और सिया आए हैं। जैसे ही रागिनी के कानों में नीतीश का नाम सुनाई दिया, वह एकदम उठ खड़ी हुई। क्या बात कर रही हैं आप? सुबह सुबह नीतीश कैसे आ धमका? बिखरे हुए बालों में रागिनी अचंभित स्वर में बोली। तो जगदीश ने कुछ सोचते हुए कहा, यह बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। यह लोग अचानक कैसे आ गए? वे थोड़ा सोच विचार करने के बाद कहने लगा, हाँ हो सकता है कोई काम हो यहाँ। उधर नीतीश और सिया जब सरला जी के कमरे में गए तो वह सोई हुई थी। दोनों ने माँ के चरण स्पर्श किए तो महसूस किया कि उनका शरीर तो बुखार के कारण तप रहा था। उनके आसपास कोई दवाइयाँ भी दिखाई नहीं दे रही थी। अरे माँ को तो बहुत तेज बुखार है, नीतीश ने बेचैन होते हुए कहा। तभी सिया उधर उधर नजरें घुमाती हुई बोली, लेकिन आसपास कोई दवाई भी नजर नहीं आ रही। तभी नीतीश ने समय न गवाते हुए अपने बड़े भाई को आवाज लगाई, भैया जरा यहाँ तो आइए। उसी समय सरला जी की भी आंख खुल गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कब आए? तुमने तो बताया भी नहीं, माँ खुश होकर कहने लगी। तो नीतीश बोला, वह सब छोड़िए माँ, आप यह बताइए आपको इतनी तेज बुखार है, आपने कोई दवाई क्यों नहीं ली? उसी समय सरला जी उठने की कोशिश करने लगी तो सिया और नीतीश ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा बुखार है। क्या माँ, यह थोड़ा सा बुखार है? आपका बदन तप रहा है और आप इसे थोड़ा सा बुखार बोल रही हैं। नीतीश ने फिर से अपने बड़े भाई को आवाज लगाई तो जगदीश बोला, हाँ हाँ अभी आया। उसी समय जगदीश और उसकी पत्नी रागिनी दौड़ते हुए सरला जी के कमरे में आए। तो नीतीश ने कहा, माँ को इतनी तेज बुखार है और आप लोगों को परवाह तक नहीं। माँ के पास कोई दवाइयाँ भी नहीं दिख रही। तो जगदीश ने कहा, हाँ मैंने रागिनी को बोला भी था कि दवाइयाँ माँ के पास ही रख दिया करो, लेकिन तेरी भाभी को घर के सारे कामों से फुर्सत ही कहाँ है। बेचारी सारे दिन लगी रहती है, इसलिए शायद मेरी बात सुनकर अनसुनी कर दी होगी उसने। उसी समय सरला जी दर्द से कराहने लगी तो नीतीश और सिया उनको सहारा देकर बैठाने लगे और डॉक्टर के पास ले गए। चेकअप करने के बाद पता चला कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ, क्या आपने दवाइयाँ नहीं खाई? सिया ने पूछा तो सरला जी बोली, बेटा वह बात यह है कि 1 महीने से मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। यह सुनकर नीतीश और सिया हैरान रह गए। वे सारी दवाइयाँ लेकर उन्हें घर लेकर आ गए और कमरे में उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और सबसे पहले कुछ खाने को दिया और फिर दवाइयाँ खिलाई। थोड़ी ही देर में सरला जी को नींद भी आ गई। अब नीतीश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नीतीश गरजते हुए अपने बड़े भाई के कमरे में गया तो देखा वह कमरे में नहीं था और उसकी भाभी आराम फरमा रही थी। भाभी कहाँ है भैया? नीतीश ने गुस्से में बोला तो रागिनी घबरा गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो क्या है ना, आपके भैया बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए हैं। उसी समय जगदीश घर पहुंच गया। क्या बात है छोटे, इतने गुस्से में क्यों हैं? भैया पहले आप एक बात बताइए, आपने माँ को दवाइयाँ क्यों नहीं ला कर दी? और जब माँ की हालत बिगड़ गई तब भी आप डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। जानते हैं माँ ने 1 महीने से बीपी और डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं खाई हैं। जगदीश और रागिनी यह सब पहले से जानते तो थे, पर एक दूसरे के सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। यह सुनकर जगदीश और रागिनी एक दूसरे को देखने लगे। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भैया, माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे या नहीं? अरे वह मैंने रागिनी को कहा था कि मुझे टाइम नहीं है, तो तुम माँ को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना। क्यों, ऐसा कौन से काम में बिजी थे जो इतना ज़रूरी काम करने के लिए भी वक्त नहीं था आपके पास? तो फिर रागिनी घबराते स्वर में बोली, मैं तो दिन भर इतना काम करने में थक जाती हूँ, मैं कैसे लेकर जाती उन्हें डॉक्टर के पास?
दोनों पति पत्नी नीतीश और सिया से नजरें चुरा रहे थे और बात को टालने के लिए आपस में ही बहस करने लगे थे। तो जगदीश ने गुस्से में अपनी पत्नी को ही तमाचा जड़ दिया। पति के हाथों थप्पड़ खाकर रागिनी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसी समय तबाक से बोली, अच्छा, जब हाथ में पैसे आ गए थे तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब जब बात आपके ऊपर आई तो आप सारा कसूर मुझ पर डाल रहे हैं। शराब पीने के लिए तो आपके पास बहुत समय था, चले गए और रात को नशे में धुत होकर घर लौटे थे आप, और अब सारा इल्जाम मुझ पर डालने पर तुले हुए हैं। मुझसे पहले वह आपकी माँ है। वे दोनों पति पत्नी गुस्से में आकर एक दूसरे की पोल खोल रहे थे। इलाज के लिए भेजे गए पैसे से शराब पीने की बात सुनते ही नीतीश गुस्से में कांपती आवाज में बोला और एक जोरदार तमाचा अपने बड़े भाई के मुंह पर रसीद कर दिया। पूरा घर उस थप्पड़ की गूंज से गूंज रहा था। जगदीश अपने गाल पर पड़े थप्पड़ से वही जाम हो गया। वह चाहता तो मुकाबला कर सकता था, किंतु वह चुप रहकर अपना गुस्सा पी गया, क्योंकि नीतीश और सिया की बदौलत ही उनके परिवार का पालन पोषण हो रहा था। इसलिए जगदीश और उसकी पत्नी रागिनी चुपचाप पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े रहे, परंतु दोनों के मन में कोई भी पश्चाताप की भावना नहीं थी। तभी नीतीश ने कहा, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे, ऐसे व्यवहार तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करे, जैसा तुमने अपनी माँ के साथ किया है। भाभी, अपनी देवी समान सास की सेवा करने की बजाय आप उन्हें जीते जी मारने पर तुली हुई हैं। फिर नीतीश थोड़ा अपने आप को संभालते हुए बोला, हम जो हर महीने इतनी रकम आप लोगों के पास भेजते थे, वह सब कहाँ चली गई? मुझे उन सब का हिसाब चाहिए। कल जो पैसे मैंने माँ के इलाज के लिए भेजे थे, उसमें से थोड़े से पैसे भी आप उनके इलाज पर खर्च नहीं कर सके। सारे पैसे आप दोनों हजम कर गए। इतना कहकर नीतीश और सिया माँ के कमरे में चले गए। नीतीश ने अपनी पत्नी सिया से कहा, सिया, तुम माँ का खास ख्याल रखना, उनकी पूरी सेवा करना, और जो भी उन्हें खाने का दिल हो उन्हें तुरंत बनाकर दे देना। तुम ऑफिस के काम की चिंता मत करो, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम मैं संभाल लूंगा, लेकिन माँ की सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आगे नीतीश कहने लगा, अगर काम 2 दिन में हो गया तो हम परसों तक घर के लिए निकल जाएंगे, और माँ की तबीयत जैसे ही संभल जाएगी तुम उनका सामान पैक कर लेना। इसी पर सिया ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं माँ के पास ही हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप जाइए। अपनी पत्नी से पूरी तरह आश्वस्त होकर नीतीश घर से चला गया। अपने प्रोजेक्ट का काम करते करते सुबह से शाम हो गई थी। सिया ने अपनी सासू माँ के लिए खिचड़ी बनाई, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें हल्का फुल्का खाने को बोला था। सरला जी का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, उनके हाथ पांव भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए सिया ने खिचड़ी बनाकर अपनी सास को अपने हाथों से खिलाई, और उसके बाद दवाइयाँ भी दी समय पर, और थोड़ी देर के बाद फल काटकर उन्हें खिलाने लगी। सरला जी के शरीर में अभी दर्द बहुत बना हुआ था, तो सिया ने उनकी टांगे भी दबाई। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर सरला जी तो उन्हें आशीर्वाद ही दिए जा रही थी। जगदीश और रागिनी यह सब होते हुए देख रहे थे। सिया को अपनी माँ की देखरेख करते देख जलते भुनते जा रहे थे। उसी जलन के कारण रागिनी ने रसोई घर में किसी के लिए खाना नहीं बनाया था, लेकिन जब सिया ने सब बर्तन खाली देखे तो उसने अपनी जेठानी रागिनी को आलू की सब्जी और चपाती बनाने को बोला। अब रागिनी उसे मना कैसे कर सकती थी। रागिनी मुंह बनाते हुए चुप करके उसने सब कुछ बना दिया। खाना खाते हुए सिया ने सरला जी से पूछा, माँ जी, आपका भी कुछ खाने का मन है क्या? तो बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। तो माँ ने मना कर दिया। सिया अपना सारा काम निपटाने के बाद अपने कॉलेज के किस्से सुना सुनाकर सरला जी को खूब हंसा रही थी, जिस कारण सरला जी अपना दुख दर्द सब कुछ भूल गई थी। अपने पति की मृत्यु के बाद आज वह पहली बार इतना खुलकर हंसी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई हो। चारों ओर घर का माहौल बिल्कुल शांत और खुशी से भरा हुआ लग रहा था। सरला जी के सिर में तेल की मालिश करते हुए सिया ने रागिनी को सबके लिए डिनर बनाने के लिए बोल दिया था।
नाक बोए सिकोड़े हुए रागिनी सारे काम करती जा रही थी। थक हार कर रागिनी ने अपनी मदद के लिए अपने पति जगदीश को भी उसने बर्तन धोने के काम पर लगा दिया। बच्चे भी अपनी चाची के साथ खूब हंसी ठिठोली कर रहे थे। आज पूरा घर खुशियों से चहक रहा था। नीतीश को रात को घर आते आते 9 बज गए थे। जब घर में आया तो अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह भी दिन भर की थकान भूल चुका था। सबके साथ हंसने बोलने में मशगूल हो गया। अपनी माँ के पास आया और उनके चरणों में बैठते हुए बोला, माँ अब कैसी तबीयत है आपकी? अरे देख तो, एक ही दिन में भली चंगी हो गई हूँ। तेरे और सिया के आने से तो मेरा कमरा गुलजार हो गया है। मेरी बच्ची ने मेरा दिन भर बहुत ख्याल रखा। पूरा दिन एक पैर पर खड़ी रही और ऊपर से अपने कॉलेज के किस्से सुना सुना कर मुझे इतना खूब हंसाया जितना मैं आज तक नहीं हंसी थी। सौभाग्यवती रहो बहू, सरला जी ने उसे गले लगाते हुए कहा। तो सिया मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप भी तो वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ हो। फिर सिया ने अपने पति को देखते हुए कहा, अच्छा आप तो बताइए काम पूरा हुआ या नहीं? तो नीतीश बोला, हाँ सिया, काम तो हो चुका है, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ। न जाने इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकना पड़ा। कल घर पर काम करेंगे और परसों यहाँ से निकलेंगे, फिर तो न जाने कब यहाँ आना होगा। फिर सरला जी ने कहा, हाँ मेरे बच्चों खूब तरक्की करो। थोड़ी ही देर में सिया सरला जी के लिए दलिया बनाकर ले आई और अपने हाथों से अपनी सासू माँ को खिलाने लगी। तभी रागिनी आई और बोली, खाना तैयार है भाभी, आप कहें तो खाना माँ के कमरे में ही ले आऊं, हम सब यहीं बैठकर खा लेंगे। उधर रागिनी सिया की यह बात सुनकर तिलमिला उठी, लेकिन चुपचाप सब काम करती रही क्योंकि कुछ बोल नहीं सकती थी। यह सोचकर कि अगर यह लोग हमें पैसे नहीं देंगे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा। लेकिन उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं था कि वे दोनों सरला जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। जब नीतीश और सिया के जाने का वक्त आया तो वह माँ का भी सामान पैक करने में लग गए। उन्हें ऐसा करते देख रागिनी दौड़ी दौड़ी आई और फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे ये क्या, माँ जी का सामान क्यों पैक कर रही हैं आप लोग? माँ जी कहाँ जा रही हैं? फिर सिया ने कहा, भाभी हम माँ जी को अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। यह बात सुनते ही रागिनी और जगदीश दोनों ऐसे स्तब्ध हो गए मानो जैसे कोई पत्थर हो। काटो तो खून नहीं। जगदीश घबरा कर बोला, नहीं नहीं, हम माँ का पूरा ध्यान रखेंगे, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम माँ की देखभाल में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। क्यों माँ, आप ही कुछ बोलिए ना। बड़े बेटे जगदीश की यह बात सुनकर सरला जी के चेहरे पर दुख के भाव उफान मारने लगे और बोली, बेटा जब तेरा पहली बार स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं हर थोड़ी देर बाद देखने जाती थी कि कहीं तू रो तो नहीं रहा, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरता था तो मैं परेशान हो जाती थी। पर मुझे हैरानी है कि आज वही मेरा बेटा दिन रात बहते हुए मेरी आंखों के आंसू क्यों नहीं देख पाता। थोड़ा सा प्यार और सम्मान ही तो मांगती थी मैं तुम लोगों से। इतना कहते हुए सरला जी की आंखें फिर से नम हो गई। छोटे बेटे नीतीश को अपनी माँ के मन के भाव समझते देर न लगी। फिर नीतीश बोला, नहीं भैया, आप पर भरोसा करके हम पहले भी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, अब वह गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी। ये और मैंने बहुत ही सोच विचार के साथ यह फैसला लिया है, यह तय हो चुका है। नीतीश की यह बात सुनकर जगदीश और रागिनी दोनों गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर वह आज तक रुपए हड़पते आ रहे थे। माँ तो उनके लिए एटीएम कार्ड की तरह थी, इसलिए वे खूब आग्रह करने लगे कि माँ उनके साथ ही रहेंगी, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई न था। छोटा बेटा और बहू अपनी माँ को अपने साथ गुड़गांव ले गए। अब ना तो जगदीश के हाथ में उनके पिताजी की पेंशन आ रही थी और ना ही नीतीश उन्हें कोई भी पैसा भेज रहा था। रागिनी और जगदीश को अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि यदि वे माँ की थोड़ी सी देखभाल कर लेते तो आज उन्हें यह दिन न देखना पड़ता। माँ के जाने के साथ ही जगदीश की दुकान का काम धंधा भी बिल्कुल चौपट हो चुका था।
पैसों की कमी के चलते जगदीश ने अपनी दुकान में नौकरी की छुट्टी कर दी थी और नौकरों वाले सारे काम खुद ही करने लगा था। वह इतना शिक्षित भी नहीं था कि कोई अच्छी नौकरी कर सके। अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। पैसों के अभाव में रागिनी हर रोज अपने पति जगदीश के साथ इतना झगड़ती रहती कि इस बात का इल्जाम वे दोनों एक दूसरे पर थोपते रहते थे। उधर गुड़गांव जाकर सिया ने सरला जी के लिए एक फुल टाइम मेड रख ली थी। उनकी तबीयत सुधारने के लिए रोज सुबह शाम योगा करवाने के लिए योगा टीचर भी रखी हुई थी। महीने भर के अंदर सरला जी भली चंगी हो गई थी। वे लोग जिस सोसाइटी में रहते थे उस सोसाइटी की वृद्ध महिलाओं ने अपना एक समूह बनाया हुआ था। सरला जी उस समूह की एक मेंबर बन गई थी। अब सरला जी खुल के सांस ले रही थी। समूह की सभी महिलाओं के साथ मिलकर योगा, मेडिटेशन, समाज सेवा के कार्य करने के लिए साथ साथ मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजनों में भी उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। अपनी बीमारियों और परेशानियों के कारण जो सरला जी अपने जीवन को जीना नहीं चाहती थी, जो जीवन जीना भूल गई थी, वे अपने सभी शौक दोबारा से जागरूक करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी जीने लगी थी। वे हर पल भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी और जी भरकर अपने बेटा बहू पर प्यार लुटाती है। हमें अपने बुजुर्गों को हमेशा प्यार देना चाहिए। जितना प्यार हम उन्हें देंगे उससे दुगना प्यार लौटकर हमारे पास वापस आएगा। घर के बुजुर्ग घर की रौनक होते हैं। उनके बिना ना तो संसार में सुख है और ना ही स्वर्ग में। शायद इसलिए माँ के पाँव में जन्नत और पिता को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। इसलिए यदि हमें अपने परिवार में और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।